कल तो इसे होटल के चक्कर में लेकर गया, कल तो डेली अपनी क्लास रहेगी। हाँ गुड मॉर्निंग, आओ देखें। तो उसमें न्यूक्लियस वाला पोर्शन बच्चों कंप्लीट हो गया था ना, लास्ट न्यूक्लियोलस हो गया था, लास्ट क्या लिखा था, उसके फंक्शन लिख लिए थे अपन ने। चलो लास्ट बच्चों अब सेल बायोलॉजी का, न्यूक्लियस के अंदर जो अपन क्रोमोसोम की बात करते हैं, अगली आप हेडिंग डाल दीजिए क्रोमोसोम, बस कंप्लीट। फिर इसके बाद सेल डिवीजन स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डाल दो क्रोमोसोम। गुणसूत्र, इसी को बेटा जी बोला जाता है कलर्ड बॉडी स्ट्रक्चर। कलर्ड, क्योंकि जब अपन इनको माइक्रोस्कोप से देखेंगे बच्चों, स्कैनिंग के बाद, स्कैनिंग समझ गए, जब हम इसको क्या देंगे, स्कैन करेंगे तो कलर्ड स्ट्रक्चर दिखती है, तो जो कलर्ड स्ट्रक्चर है वही क्या कहलाएगी, क्रोमोसोम। मतलब क्रोमोसोम वर्ड का मीन क्या है, रंगीन संरचना, कलर्ड स्ट्रक्चर और कलर्ड बॉडी। अब क्रोमोसोम से कनेक्टेड पहला वही डिस्कवरी, साइंटिस्ट का नेम आप लिखोगे फ्रॉन्स बर्गर, क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय फ्रॉन्स बर्गर। तो क्रोमोसोम टर्म है बेटा जी, शब्द देने वाले साइंटिस्ट लिखेंगे वाल्डीर। क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय फ्रॉन्स बर्गर, साइंटिस्ट के नाम डिस्कवर्ड बाय फ्रॉन्स बर्गर। और जो टर्म है, टर्म का शब्द, क्रोमोसोम टर्म देने वाले कौन, वाल्डीर। और लास्ट लेक्चर में उसको क्रोमेटीन का बताया था अपन ने, क्रोमेटीन टर्म देने वाले, ध्यान रखिए क्रोमोसोम से कनेक्टेड है, क्रोमेटीन ही क्रोमोसोम बनाएगा, वो साइंटिस्ट में बता देता हूं मैं फिर से। टर्म क्रोमेटीन, फ्लेमिंग, क्रोमेटीन टर्म कॉइन्ड बाय फ्लेमिंग साइंटिस्ट। ये बात फ्लेमिंग ने, अरे वही फ्लेमिंग जिन्होंने स्टेन किया था किससे, एसिटोकार्मिन। एसिडिक था कि बेसिक था, बेसिक था। क्यों, क्योंकि बच्चों क्रोमेटीन में होता है डीएनए, डीएनए है न्यूक्लिक एसिड, तो एसिड को स्टेन किया जाएगा किससे, बेसिक, तो एसिटोकार्मिन बेसिक टाइप। और करने वाले साइंटिस्ट कौन थे, फ्लेमिंग। तो क्रोमेटीन शब्द देने वाले फ्लेमिंग थे, क्रोमोसोम शब्द देने वाला वाल्डेर था, तो क्रोमोसोम डिस्कवर्ड बाय फ्रॉन्स बर्गर, ये नेम ऑफ साइंटिस्ट आगे। अब क्रोमोसोम बच्चों समझते हैं, कलर्ड बॉडी स्ट्रक्चर जिसको आपको बोल दिया, पहले अपन ये समझते हैं कि क्रोमोसोम बनते कैसे हैं। तो थोड़ा सा मैं सेल डिवीजन की बेटा इनिशियल आइडिया आपको देता हूँ, लिख लिया, सुनना है अच्छे चीज। आज जो अपन बात करेंगे वैसे वो डिटेल में आएगी सेल डिवीजन में, लेकिन वो पॉइंट सिंपल सा भी क्लियर होगा, क्रोमोसोम इजीली समझ में आ जाएगी कि क्रोमोसोम है क्या। अब जैसे न्यूक्लियस में आपको एक लाइन दिखाई थी बच्चों अपन ने, कि न्यूक्लियस की स्टडी कौन सी स्टेज में करना इजी रहता है, इंटरफेज। एक बढ़ाया था इंटरफेज, क्यों, क्योंकि इंटरफेज में पूरा न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा। मैंने कहा था प्रोफेज में कहां चला जाता है, डिसअपियर, डिवीजन में मेम्ब्रेन वगैरह हट जाएगी, क्योंकि जब डिवीजन होगा तो नया न्यूक्लियस बनेगा, तो पुराने वाले की मेम्ब्रेन हट जाएगी। तो अगर आपको मेम्ब्रेन देखनी है, न्यूक्लियस देखना है, उसके अंदर क्रोमेटीन देखने हैं, तो आपके पास स्टेज रहेगी इंटरफेज। अब उन्हीं स्टेज की बात करता हूं मैं, पहले बोर्ड पे देखते रहिए। इंटरफेज में तीन नाम आते हैं बेटा, G1 S G2। तो मैंने इंटरफेज बताया था आपको, वहां तो इतना ही बताया था कि दो डिवीजन के बीच का टाइम क्या था, इंटरफेज। उस इंटरफेज में तीन नाम आते हैं, G1 S G2, ये सब डिवीजन में पढ़ेंगे अपन। फिर जब सेल का डिवीजन होगा, जैसे माइटोसिस होता है, तो उसमें चार स्टेज आती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। एनाफेज और टीलो, ये स्टेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। लिखो, नोटबुक को थोड़ा घुमा लियो, पूरे पेज में इस शेप में नोटबुक घुमा लो, आटी पर्टिकुलर नोटबुक। हेलो, नमस्कार, ऐसे घुमा के बेटा जी लिख लियो। हाँ जी बोलिए। हाँ पढ़वाओ बिल्कुल।
मैं एक थोड़ा सा वैसा था, मैं आधे मुंह बेटा बात खोल दूंगा क्योंकि रनिंग क्लास में मैं खुद ही कर लूंगा आधे। हाँ अब देखो तो ये मैंने ऐसे लिखा, पहले ये लिखो ना, उसको थोड़ा ये माइंड में क्लियर कर लो कि जो G1 S G2 है ना, ये तीनों तो इंडिकेट करती है किसको, इंटरफेस को, इट्स पार्ट ऑफ इंटरफेस। तो हिंदी में मैंने कहा था अंतरावस्था। G1 का मतलब यहाँ गेप होता है, S का मतलब सिंथेसिस होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज, इट्स पार्ट ऑफ सेल डिवीजन। अरे जैसे दो सेल डिवीजन मेनली पढ़ोगे, मियोसिस एंड माइटोसिस, चाहे मियोसिस हो माइटोसिस हो, उसमें 4 स्टेज आएगी, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, इसी सीक्वेंस। और 2 डिवीजन के बीच का टाइम उस दिन बता रहे थे ना बेटा, ये मान लो सेल है, इस मदर सेल से क्या बनी, 2 डॉटर सेल। अब दोनों डॉटर सेल की साइज मदर सेल से छोटी होती है, लेकिन जब अगला डिवीजन होगा उससे पहले ये सेल अपनी साइज को बढ़ा लेगी। ये टाइम ही क्या था, ये इंटरफेज था। इंटरफेज में डिवीजन नहीं होता, डिवीजन नहीं हो रहा, ये इंटरफेज है जिसके इंटरफेज के 3 पार्ट है, G1, S और G2, सीक्वेंस ये रहेगी। यहां सेल डिवाइड होगी, 1 से 2 बंदी डिवाइडेशन में 4 नाम आएंगे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज। इसको अपन ऐसे लिख लिया, इससे बेटा जी क्रोमोसोम कम क्लियर होगा, कैसे क्रोमोसोम होता है। अब देखो उठाते हैं यहाँ से, ये 1 by 1 उठाते हैं अपन, क्या स्ट्रक्चर। अब पहले बच्चों मैंने स्टार्ट किया G1 का मतलब गेप, ये सारे वर्ड अपन अगले सेल डिवीजन के लेक्चर बताऊंगा। यहाँ क्रोमोसोम क्लियर करने के लिए थोड़े से अपने को पॉइंट आने चाहिए कि G1 में बच्चों जो है क्रोमोसोम किससे बन रहे हैं, वहां क्या थे, क्रोमेटिन, धागे थे। जब क्रोमेटिन को मैं एक साथ कर दूं, कंडेंस कर दूं, मिला दूं, 10 15 क्रोमेटिन मिल गए, मिलकर के बेटा जी एक साथ जब आ जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम। क्रोमोसोम एक्चुअल में किससे बन रहा है, क्रोमेटिन ही कंडेंस होकर क्या बना देंगे, क्रोमोसोम। उन धागों को जब मैं मिला दूंगा वो धागे बेटा जी क्या कहलाए, क्रोमोसोम कहलाए। कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, उसी को थोड़ा सा समझा रहा हूं। देखियो सबसे पहले बच्चों अपन ने बोला G1 फेज, G1 फेज में क्या होता है, ये एक मैंने फाइबर बना दिया, फाइबर दिखते याद समझ जाओगे कौन है, क्रोमेटिन। देखो इंटरफेज स्टेज में जब आप न्यूक्लियस पढ़ते हो तो किसमें पढ़ते हो, सब समझने वाली बातें बच्चों, घटना हुई न्यूक्लियस की स्टडी हुई थी। इंटरफेज में जब आपने न्यूक्लियस देखा था तो उसमें आपने क्रोमोसोम देखे थे कि क्रोमेटिन देखे थे, 4 पार्ट लिखे थे न्यूक्लियस के, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस। तो वहां क्रोमोसोम नहीं लिखा था, वहां क्रोमेटिन लिखा था। इंटरफेज में कौन है, ये धागा है जिसको मैंने क्या कहा, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन में डीएनए होता है, होता है। इस धागे पर बेटा से मैं इस धागे के ऊपर ही बना दूं, ये मान लो एक डीएनए है, और डीएनए कैसा होता है, डबल स्टैंडर्ड। ध्यान से सुनना, ये धागा कौन है, क्रोमेटिन। इस धागे के ऊपर ही, इसके अंदर ही होता ना डीएनए, ये रहा धागा, और धागे पर ये डबल स्टैंडर्ड। इसको मैं अलग समझा दूं, ये क्रोमेटिन है और क्रोमेटिन के ऊपर एक आपका क्या है, डीएनए। अगली स्टेज बेटा जी एस का मतलब होता है सिंथेसिस। इस एस स्टेज में डीएनए का सिंथेसिस होगा, रेप्लिकेशन होगा। आपको बताया था मैंने, डीएनए से डीएनए बनता है तो रेप्लिकेशन, जो सुनते रहो। एस स्टेज में बच्चों ये धागा कौन है, क्रोमेटिन, धागे के ऊपर डीएनए था, अब एस का मतलब डीएनए में क्या हुआ, सिंथेसिस, रेप्लिकेशन। आपको बताया था डीएनए से डीएनए बनना, रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन। तो रेप्लिकेशन जब हुआ तो डीएनए ने अपना फॉर्मेशन खुद कर दिया। पहले डीएनए कितना था, ये मान लो ये बच्चों को ही हो गया क्रोमेटिन, और डीएनए अपने पास यहां था पहले तो ये डीएनए एक था, लेकिन अब डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ, उसने अपनी फोटोकॉपी बना दी, एक से कितने हो गए, 2। इस स्टेज में बेटा जी बस यही कुछ डिफरेंस आपके दिमाग में होती है, यहाँ 1 से कितना आ गया, 2 डीएनए आ गया। कौन सी स्टेज में, एस का मतलब ही सिंथेसिस, किसका, डीएनए का। तो क्रोमेटिन अब भी सेम है 1, बट डीएनए की अमाउंट डबल हो गई, 1 से 2 बन गया। अब हम आए किसमें,
G2, G2 में कोई चेंज नहीं होता, वही सेम रहता है। यहाँ भी क्रोमेटिन एक और क्रोमेटिन के ऊपर ये डीएनए 2, डीएनए मैंने अलग से बनाया है, बाकी डीएनए है किस पर, क्रोमेटिन में। आप समझ सकें बेटा जी इजीली, तो इसलिए मैंने डीएनए को नीचे अलग से बना दिया। ये 2, यहाँ तक फेज कौन सी चली, इंटरफेज। इंटरफेज में कहीं भी क्रोमोसोम नहीं है, इंटरफेज में तीनों स्टेज में कौन थे, क्रोमेटिन होते हैं, वही आपको मैंने न्यूक्लियस में बताया था। तो बच्चों क्रोमोसोम कब आएगा, क्रोमोसोम आपको दिखेगा ड्यूरिंग, जब सेल में डिवीजन होगा। इंटरफेज के टाइम कोई डिवीजन, इंटरफेज को 2 डिवीजन के बीच का टाइम ड्यूरेशन होता है। अब देखो प्रोफेज में क्या हुआ, सुनते रहो एक बार, फिर बनाइए, टाइम चलेगा। धागे थे, धागों को क्या कहा, अब जब प्रोफेज आएगी तो धागे कंडेंस हो गए, क्रोमेटिन आपस में मिल गए, मिलने से कौन बनना स्टार्ट हो गया, क्रोमोसोम। तो पहली बार जो क्रोमोसोम वर्ड है वो प्रोफेज से आएगा, मतलब कब, जब सेल डिवीजन स्टार्ट होगा। सेल डिवीजन से पहले क्रोमोसोम नहीं है बच्चों, वो फाइबर क्या है, वो है क्रोमेटिन। उन फाइबर को मैं वो क्या बोलूंगा, क्रोमेटिन। यही फाइबर मिल गए, मिलकर यहाँ क्या बना देंगे, अब सुनो क्रोमोसोम कैसे बना। क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर अगर देखें बेटा जी, ऐसी स्ट्रक्चर आ गई, ये क्रोमोसोम बन गया, ये बन गई स्ट्रक्चर हो क्रोमोसोम। ये बन गए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम के साथ तो क्रोमेटिन ही कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाते हैं। अब देखना, एक ही क्रोमेटिन की बात करूं कुछ नहीं, इस क्रोमेटिन में डीएनए कितने हैं, 2 डीएनए, सुनते रहो। यहाँ ये तो बच्चों स्ट्रक्चर बनी है, इसमें येलो कलर वाला डीएनए वो इधर आ गया, ठीक है, ये डबल। और दूसरा ग्रीन कलर वाला मान लो मैं इधर बना देता हूँ, ये ग्रीन वाला डीएनए तरफ आ गया। अब तो आप देखिए बोर्ड पे, ये है तो क्रोमोसोम। इस क्रोमोसोम में क्रोमेटिड कितने हैं, 1, ये पूरा एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड। तो यहाँ 1 और 2 कितने क्रोमेटिड, 2 क्रोमेटिड। क्रोमोसोम एक, इस एक क्रोमोसोम में 1 और 2 के आगे क्रोमेटिड आ गए। और ये जो, ये कौन है, डीएनए, 2 डीएनए, येलो वाला इस तरफ आ गया, ग्रीन वाला इस तरफ आ गया। तो ये यहां से यहां तक एक पूरा क्या है, क्रोमेटिड है। ये भी इधर से इधर, तो कितने क्रोमेटिड हुए, 2। और हर क्रोमेटिड के पास डीएनए, डीएनए 1 होगा कि 2 होगा, तो एक ही में क्रोमेटिड 2 दिख रहे हैं ना, 1 और 2, ये पूरा एक क्या है, क्रोमेटिड। ये दूसरा क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड यहाँ कितने दिख रहे हैं आप, और इनमें डीएनए कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, एक येलो वाला एक ग्रीन वाला, डीएनए 2 ही तो है। तो हर क्रोमेटिड के पास डीएनए, हर क्रोमेटिड, अरे मोथो, एक क्रोमेटिड 2 क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड के पास एक डीएनए, दूसरे के पास एक डीएनए, टोटल हो गया ना। अब मेटाफेज में जब आओगे तो मेटाफेज में बेटा थोड़ा सा चेंज होता है, बस ये क्रोमोसोम आपस में खुल जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। एक क्रोमेटिड इधर आ गया, दूसरा क्रोमेटिड इधर आ गया, इसमें क्लियर हो जाएगी बात, ये यहाँ आ गया, ये। तो यहाँ प्रोफेज में दोनों क्रोमेटिड जुड़े हुए थे, मेटाफेज में दोनों क्रोमेटिड, ये पूरा एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है। क्रोमेटिड के अंदर कौन है, डीएनए, सुनो पहले, ये डीएनए, येलो वाला मैंने डीएनए इस क्रोमेटिड में डाल दिया, और जो ग्रीन वाला डीएनए मान लो इस क्रोमेटिड में आ गया, ये ग्रीन डीएनए। तो यहां आपको दिख रहा है एक क्रोमोसोम, इसमें क्रोमेटिड 2, 1 और 2, हर क्रोमेटिड के पास डीएनए एक है। इस क्रोमेटिड के पास इसका येलो डीएनए, इसके पास ये ग्रीन, ये मेटाफेज आ गई। एनाफेज में बेटा जी बात कंप्लीट नहीं हुई, सुनते रहो, 2-4 चीजें यही क्लियर कर लो, आगे जोर नहीं आएगा जब अपन सेल डिवीजन कल स्टार्ट करेंगे। यहां अब दोनों क्रोमोसोम ये सेपरेट हो गए, ये आ गया, एक दूसरा, यहाँ डेट से यहाँ मैंने क्या कर दिए, सेपरेट कर दिए। ये जो येलो वाला डीएनए है उसके पास चली रहा है, और जो ग्रीन वाला है वो डीएनए इसके पास आ गया, ग्रीन वाला।
इस स्टेज को अपन ने बोल दिया पहले बनाओ, फिर मैं फिर से समझाता हूँ। टीलोफेज को थोड़ा आगे लिख लेंगे अपन। टीलोफेज में क्या चेंज होता है, वापस बात करेंगे। एनाफेज, फाइनली एनाफेज के बाद बेटा की स्टेज आएगी टीलोफेज। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इंटरफेस के 3 पार्ट होते हैं। बेसिक कंसेप्ट है पूरे सेल डिवीजन का, कब क्रोमेटिड, कब क्रोमोसोम, कितने क्रोमेटिड में कितने क्रोमोसोम, कितना डीएनए, एकदम सिंपल तरीके से नाम में लिखूंगा कौन सा क्रोमेटिड है, कब वो क्रोमेटिन है, ये तो एक्चुअल में डीएनए दिखा ना, उसमें ये क्रोमेटिन के ऊपर ही होता है, ऊपर ही, लेकिन समझाने के लिए अपन इसको कितना डीएनए डबल स्टैंड होता ही है। इसको सर्कुलर नहीं बनाया, डीएनए को सीधा बना दिया। क्यों? यूकेरियोट के न्यूक्लियस में तो सीधा ही होता है, अगर आप प्रोकैरियोट होता तो सर्कुलर होता। इंटरफेस को हिंदी में बोलते हैं अंतरावस्था। 5 मिनट एक्स्ट्रा लगना है इसको समझ लेना। पूरा सेल डिवीजन का ये बेस्ट डिवीजन इसी पे चलेगा, पूरा मियोसिस, पूरा माइटोसिस। न्यूक्लियस की स्टडी हम करते हैं इंटरफेज में, क्योंकि उस टाइम डिवीजन नहीं हो रहा होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और आपको सब दिख जाएगा। इंटरफेज T1 S T2, T को बोलते हैं केस, ये डिवीजन में लिखेंगे, S को बोलते हैं सिंथेसिस। किसका सिंथेसिस? डीएनए का। डीएनए एक से डबल हो गया, डबल होना ही रेप्लिकेशन होता है, और रेप्लिकेशन में एक एंजाइम भी बता दिया था, डीएनए पॉलीमरेज। और जब आरएनए बनेगा तो आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन, उसमें मेनली यू क्रोमेटिन की हेटेरोक्रोमेटिन। ट्रांसक्रिप्शन मेनली कौन सा डीएनए करेगा? यू क्रोमेटिन। क्यों? लूज होता है, बीच में जगह होती है, उस जगह में कौन फंस गया? आरएनए पॉलीमरेज। जब तक एंजाइम नहीं आएगा तब तक आरएनए नहीं बनेगा। पॉलीमरेज आते डीएनए से क्या बनने लगेगा? आरएनए। हेटेरोक्रोमेटिन था, टाइप जगह नहीं थी, तो पॉलीमरेज को जोड़ने के लिए जगह नहीं मिली, और बिना पॉलीमरेज के डीएनए से आरएनए नहीं। अब तो देखो, इंटरफेज की 3 स्टेज है, G1 S, और इसमें डिवीजन नहीं हो रहा, कोई सेल डिवाइड नहीं, बस वो अपने आप को तैयार कर रही है, डीएनए बढ़ रहा है, सारे काम हो रहे हैं। इन तीनों स्टेज में आपको ये फाइबर धागा ही दिख रहा है, फाइबर है तब में उसको। तो इंटरफेज में कभी भी क्रोमोसोम नहीं होगा, क्रोमोसोम वर्ड इंटरफेस में यूज ही नहीं करेंगे अपन। डीएनए स्टार्टिंग में एक था, सिंगल स्ट्रैंड तो 2 है, डीएनए ठीक है, स्ट्रैंड डबल है बच्चों, लेकिन नंबर 1। जब S आएगी तो S में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, एक से कितने बन गए? ये दोनों डीएनए उसी एक ही क्रोमेटिन के ऊपर है। G2 में भी अभी भी 2 ही डीएनए, यहां तक इंटरफेस पूरी होगी। अब चालू हो गया सेल का डिवीजन की 4 स्टेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। सबसे पहले आया प्रोफेज। यहाँ अब आपको क्रोमोसोम दिखने लगेंगे, और क्रोमोसोम दिखने का बड़ा रीजन होता है इनमें क्या होना? इकट्ठा होना। अब देखो, ये फाइबर आपस में, एक फाइबर दूसरा ऐसे कंडेंस हो गए, सारे जुड़ गए, कंडेंस हो गए। अब क्रोमोसोम जैसी स्ट्रक्चर आपके सामने आ गई। तो पहले बोर्ड पे देखो बच्चों, ये जो स्ट्रक्चर बनी है प्रोफेज में, प्रोफेज में वो थोड़े कनेक्ट होते हैं, मेटाफेज में थोड़े सेपरेट हो जाते हैं। अब मैं काम की चीज बता रहा हूँ, पहले बोर्ड पे देखो, फिर लिखना। नाम थोड़ा सा चेंज हो रहा है, यहाँ नाम है, अब
ये पूरा तो क्रोमोसोम है, ये जो इसकी आर्म्स दिख रही है बच्चों, भुजाएं हैं, इन भुजाओं को मैं नाम दूंगा क्रोमेटिड। आप क्या कहलाएंगे? क्रोमेटिड। सुनना, धागा था क्रोमेटिड, क्रोमेटिड से कौन बना? क्रोमेटिड। इस बोर्ड पे देखो कितने क्रोमेटिड दिख रहे हैं? दो। ये पूरा, ये तो रेड कलर बना, ये पूरा एक क्रोमेटिड है, ये पूरा एक क्रोमेटिड है, ये दूसरा क्रोमेटिड है। और हर क्रोमेटिड के अंदर एक, ये दो डीएनए नहीं है, ये पूरा एक ही डीएनए, तो ये येलो कलर वाला ये पूरा एक डीएनए, और ग्रीन वाला पूरा इधर आ गया। तो क्रोमेटिड है दो, डीएनए भी दो, लेकिन क्रोमोसोम एक। ये पूरा एक क्या कहलाया? क्रोमोसोम। तो जो क्रोमेटिन थे उनसे जो आर्म्स बनी, जो भुजाएं बनी, वो क्रोमेटिन। इसमें कितने क्रोमेटिड हुए? दो। और पूरा दोनों क्रोमेटिड मिलकर आपका एक क्रोमोसोम बन जाएगा। तो मेटाफेज स्टेज में आपके पास क्रोमोसोम है एक, क्रोमेटिड है दो, और दो ही उसमें क्या है? डीएनए। तो मेटाफेज में मेंशन कर लो, इस स्टेज आगे यूज करेंगे अपन मेटाफेज। टू क्रोमेटिड मेटाफेज में लिख दूं मैं, मेटाफेज स्टेज में बेटा जी वन क्रोमोसोम, एक पुरुष के पास दो क्रोमेटिड होते हैं। वन क्रोमोसोम है टू क्रोमेटिड ड्यूरिंग मेटाफेज। आर्म्स को मैं बोलूंगा क्रोमेटिड। ये पूरा एक क्रोमेटिड है, ये पूरा एक क्रोमेटिड है, और उसमें कौन है? डीएनए। मेटाफेज, हालांकि प्रोफेज में भी यही है, ये भी प्रोफेज में, लेकिन प्रोफेज में थोड़े से वो ज्यादा फास्ट है, क्लियर नहीं दिख रही। जब मेटाफेज आएगी तो थोड़े से सेपरेट हो गया, आप आराम से देख सकते हो। इसीलिए न्यूक्लियस की स्टडी करते हो इंटरफेज में, और क्रोमोसोम की स्टडी होती है मेटाफेज में। उस स्टेज में आपको क्रोमोसोम बिल्कुल क्लियर दिखेगा। तो मेटाफेज का जो क्रोमोसोम है उसके पास क्रोमेटिड दो होंगे। मैं एक लाइन और लिख दूं बच्चों इसी में, इसलिए ईच क्रोमेटिड इसी में वन क्रोमेटिड मेटाफो वन डीएनए, मेटाफो वन डीएनए। बात समझ से जा रहे हो ना? एक क्रोमेटिड के पास एक डीएनए, वन क्रोमेटिड मेटाफो वन। ये मेटाफेज की मैंने बात। अब जब हम चलेंगे एनाफेज की ओर, तो पूरा कंसेप्ट क्लियर चेंज हो जाएगा। यहाँ थोड़ा सा अपने को ध्यान रखना, वन क्रोमेटिड मेडअप ऑफ वन डीएनए। इसमें कोई कंफ्यूजन? क्रोमेटिड किससे? दो, वन क्रोमेटिड के पास डीएनए एक, तो वन क्रोमेटिड मेडअप ऑफ वन डीएनए। टोटल डीएनए दो है, टोटल क्रोमेटिड दो है, बट क्रोमोसोम एक है। अब तो ये दोनों क्रोमेटिड क्या हो गए? अलग हो गए। अब ये जो अलग हुआ है ये पूरा एक क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम। अब यहाँ क्रोमोसोम कितने हो गए? दो हो गए। सारा खेल स्टेज का है। फिर सुनो, थोड़ा सा कंसंट्रेट करियो। मेटाफेज तक हमने नाम दिया है पूरे को एक क्रोमोसोम। देखना पूरा एक क्रोमोसोम है जिसके पास ये दो क्रोमेटिड और दो ही डीएनए। एनाफेज में आया तो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, अलग हो गए। ये क्रोमोसोम, ये भी अब क्या कहलाया? ये पूरी स्ट्रक्चर यहाँ क्या थी? क्रोमेटिड थी। ये पूरी स्ट्रक्चर यहाँ क्या थी? क्रोमेटिड थी। तो लेकिन जब अलग होगी तो दोनों क्या कहलाए? तो यहाँ आपके पास कितने क्रोमोसोम दिख रहे हैं? दो। ये दोनों बेटा जी अब क्या है? तो आपसे पूछा जाए एनाफेज स्टेज में एक क्रोमोसोम के पास कितना क्रोमेटिड है? मेरा क्रोमेटिड हो गया, और एक ही उसमें कौन है? लेकिन अब क्रोमोसोम कितने हो गए? दोनों क्रोमोसोम हो गए। और टीलोफेज तक आते आते ये क्रोमोसोम वापस हट जाएंगे और क्रोमोसोम की जगह वापस से वही धागा आ जाएगा। तो धागा
आपका वापस आ गया किलो क्रोमेटिन फिर से बन गए। तो हर डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम दिखते हैं, डिवीजन खत्म होते ही वापस वो क्रोमेटिन। देखो मैं वापस 0 से उसको समझाता हूँ क्या खेल हुआ है। देखो पूरा डिवीजन का बेस है बच्चों, मेटाफेज एनाफेज में पूछते हैं क्रोमेटिन और क्रोमोसोम। फाइबर दिखते वो क्रोमेटिन हो जाता है। यहाँ 2 क्रोमोसोम है, यहाँ एक क्रोमोसोम में क्रोमेटिन थे 2, और एक बार फिर से अपन बात करते हैं। ये अपनी इंटरफेज में आपके पास 3 स्टेज आएगी, G1S G2। क्या है वो माइटोसिस मियोसिस में समझेंगे अपन। इन तीनों स्टेज में आपके पास एक धागा आपको दिखेगा, वो धागा क्रोमेटिन है। क्योंकि इंटरफेज में तो उसको न्यूक्लियस की स्टडी की, तो न्यूक्लियस में जब आप पढ़ रहे थे तो क्रोमोसोम थोड़ी पढ़ा था आपने, तो क्रोमेटिन ही पढ़ा था। G1 में इस एक क्रोमेटिन के पास एक डीएनए, S का मतलब सिंथेसिस, डीएनए। डीएनए का सिंथेसाइज क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। एक से कितने, दोनों डीएनए क्रोमेटिन के अंदर ही है, हम समझने के लिए इसको बार बता दिया आपको। G2 में भी वैसे ही 2 रहे। ये खेल हो गया इंटरफेज का। अब चालू होगा सेल डिवीजन। डिवीजन की 4 स्टेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो जैसे ही प्रोफेज स्टार्ट हुई, जो धागे क्रोमेटिन थे वो आपस में कंडेंस हो गए, इकट्ठे हो गए, संघनित हो गए। नाउ क्रोमेटिन फॉर्म्ड क्रोमोसोम, मतलब क्रोमेटिन और क्रोमेटिन से क्रोमोसोम। प्रोफेज में तो क्या वो बिल्कुल पास होते हैं, तो आपको क्लियर नहीं दिखेंगे। तो क्रोमोसोम की स्टडी हम मेटाफेज में करेंगे। मेटाफेज में आपके सामने ये एक क्रोमोसोम आ गया, एक क्रोमोसोम आ गया, इसके ये 2 क्या आ गए? क्रोमेटिड आ गए। क्रोमेटिन से कौन बना? क्रोमेटिड। और क्रोमेटिड से बन गया एक क्रोमोसोम। तो अगर मेटाफेज में पूछे, जनरली मेटाफेज का पूछते हैं एक क्रोमोसोम के पास और एक क्रोमेटिड के पास एक पूरा डीएनए। तो एक क्रोमेटिड मेड अप ऑफ 1 डीएनए। इसमें डीएनए कितने दिख रहे हैं? टोटल डीएनए 2, टोटल क्रोमेटिड 2, क्रोमोसोम 1, ये पूरा है 2। लेकिन जब एनाफेज आएगी बच्चों, तो ये दोनों ही अलग हो गए। अब तक ये क्रोमेटिड थे, अब अलग हो गए। अलग होते हुए क्या कहलाएंगे? ये क्रोमोसोम। तो यहाँ क्रोमोसोम था ए, यहाँ क्रोमोसोम करने पड़ेंगे, क्योंकि आपकी माइटोसिस में एक सेल में कितने क्रोमोसोम है? 46। अपने पास 46 है। एक से कितनी बड़ी? 200 में कितने गए? 46 ये तो होगा। तो दोनों में 46 कैसे गए? अरे जेब में था 100 का नोट और बोला इन दोनों को देने 100 रुपए। 100 से मैं 100 में डिवाइड कैसे करता हूँ? 50 हो सकता है, 100 कैसे करूँ? तो पहले उस 100 को क्या करूँ? 200 करूँ, तब 100 एक के पास और दूसरा 100 दूसरे के पास। तो क्रोमोसोम 46 है। जब माइटोसिस होगा तो दोनों सेल के पास कितने आएंगे? 46 आएंगे। तो पहले हम क्रोमोसोम को क्या करें? डबल करें। ये वही स्टेज है जब क्रोमोसोम एक्चुअल में क्या हो गए? डबल हो गए। यहाँ जो क्रोमोसोम 1 था, यहाँ वही 2 हो गए। तो यहाँ 46 थे, यहाँ 92 हो गए। अब 92 में से 46 एक सेल के पास, दूसरा 46 दूसरे सेल के पास। तो माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे? इक्वल, बराबर रहेंगे। उसके लिए हमें क्रोमोसोम को पहले क्या करना पड़ेगा? डबल। और वो खेल कहाँ होगा? मेटाफेज और एनाफेज। मेटाफेज में ये पूरा जुड़ा हुआ एक क्रोमोसोम जैसे ही अलग हुआ, अब ये दोनों अलग अलग क्रोमोसोम। क्लियर बात? यहाँ हमने क्रोमोसोम को क्या कर दिया? डबल कर दिया। बात कहते हुए कुछ रही है, डिटेल में हम सेल डिवीजन में समझेंगे। अब बच्चों यहाँ एक चीज आ जाए कि न्यूक्लियस की स्टडी करनी हो तब तो इजी रहेगा, लेकिन जब क्रोमोसोम देखने हो सेल डिवीजन की भी उसमें पूरा एक क्रोमोसोम सामने आ जाएगा। अब अपन 2-3 लाइन इसकी लिखते हैं, बस ये 2 याद रखना, मेटाफेज और एनाफेज। टीलोफेज तक वापस वो क्या बन जाएंगे? क्रोमेटिन। फिर वापस चालू हो जाएगा इंटरफेज। आ गया ना वापस, ये क्रोमेटिन फिर चालू। ऐसे ये सेल डिवीजन लगातार चलता रहेगा। नेक्स्ट अपन लिखे इसमें लाइन, ये इधर मैंने बना दिया, मान लो क्रोमेटिन एक तरफ से निकलो, क्रोमेटिन से ही इधर कौन बना? क्रोमोसोम बना लिए। हालांकि वहां क्रोमेटिन आती है, एक तरफ क्रोमेटिन लिख लो, एक तरफ क्रोमोसोम। क्रोमेटिन को हमने लिख दिया ऐसे, मान लो न्यूक्लियस के अंदर है, तो क्रोमेटिन तो इंडिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होती है, स्पष्ट संरचना होती है। क्रोमोसोम बिल्कुल क्लियर दिखते हैं,
एकमात्र रचना है, ये कंपैरेटिवली थिकनेस ज्यादा होती है। ये तो धागे जैसा एक पतला धागा वो कंपैरेटिवली थिक होता है। बनेगा तब तक अपन इसको क्या करेंगे, हेडलाइट और उसकी थिकनेस वहां क्या रहेगी, ज्यादा। क्रोमेटिन मेनली कब दिखेंगे, इंटरफेस। इसको मेनली देखा जाएगा, क्रोमोसोम विजिबल होंगे ड्यूरिंग ये विजिबल होंगे इंटरफेस में, और वो दिखेगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन में भी मेनली मेटाफेज। क्रोमेटिन से ही बना क्रोमोसोम। क्रोमेटिन इंडिस्टिंक्ट है, फाइबर पतले हैं, नॉट क्लियरली विजिबल, ये डिस्टिंक्ट है, साफ दिखते हैं, थिक होते हैं। ये हेडलाइट है, उनकी मोटाई कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। ये दिखेंगे आपको इंटरफेस G1 S G2 दिख रहे थे, ये मेनली दिखेंगे सेल डिवीजन, और सेल डिवीजन में भी कब, मेटाफेज में आते हैं। अब क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनने की प्रोसेस कंडेंसेशन। तो इधर मान लो ये थ्रेड है, ये थ्रेड तो क्रोमेटिन थे बच्चों, तो इन्हीं थ्रेड से अपन इधर क्या बनाया, ये आपका क्रोमोसोम। मैं अगर ऐसा क्रोमोसोम बना रहा हूं तो आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि सर ने कौन सी स्टेज का बनाया है, मेटाफेज का। अगर मैं दो अलग अलग करके बनाऊं तो समझ जाना वो एनाफेजिक क्रोमोसोम, बाकी है दोनों क्रोमोसोम। आपसे बोल दिया ये क्या है और ये क्या है, ये क्या है मेटाफेजिक क्रोमोसोम, ये एनाफेजिक है, दोनों ही क्रोमोसोम। समझ रहे हो ना इस चीज को। तो हमने क्रोमोसोम को यहाँ डबल कर दिए, तभी तो दोनों सेल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो यहाँ बच्चों क्रोमेटिन ही क्या बना रहा है, क्रोमोसोम। और क्रोमेटिन जो फाइबर थे वो क्रोमोसोम बनाने के लिए आपस में क्या होंगे, कंडेंस होंगे, संघनित होंगे। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, क्रोमोसोम से वापस क्रोमेटिन बनने के लिए डीकंडेंस कर दो, डीकंडेंस होती, फिर क्या बन गया, धागे को आपस में गूंथ दिया तो क्रोमोसोम, और उस धागे से 10 से अलग अलग धागे फिर खोल के अलग कर दिए तो क्रोमेटिन। तो गूंथना कंडेंसेशन, खोलना डीकंडेंस, क्लियर। तो क्रोमेटिन से क्रोमोसोम और क्रोमोसोम से फिर से, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें दिखेंगे कब, तो क्रोमोसोम की स्टडी हमेशा कब होगी, सेल डिवीजन। आपसे बोलते मैंने हाथ की कोई एक सेल निकाली, अपने हाथ में से मैंने एक सेल निकाली, उसको माइक्रोस्कोप से देख रहा हूं, अगर उसमें क्रोमोसोम दिख रहे हैं मतलब बेटा जी सेल में क्या चल रहा है, डिवीजन चल रहा है। अब वो कोई सी भी स्टेज हो सकती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, कुछ भी। अगर उस सेल में आपको धागे दिख रहे हैं मतलब इंटरफेज चल रहा है, अभी डिवीजन नहीं चल रहा। तो क्रोमोसोम सबसे मेन हमेशा विजिबल होंगे ड्यूरिंग सेल बात क्लियर हुई। चलो नेक्स्ट बच्चों, क्रोमेटिन क्रोमोसोम के नीचे आए डायग्राम से एक और बात समझो, एंटरिक लाइन क्लियर करता हूँ, लेकिन घुमाई हुई ऐसे क्लियर नहीं होती। यहाँ अपन ने बना लिया, मान लो ये सेल क्रोमेटिन के नीचे बना रहा हूँ, सेल के नीचे बच्चों ये अपना जैसे डबल मेम्ब्रेन से आपके दिमाग में आ गया, डबल मेम्ब्रेन को प्लास्टिक और माइटोकॉन्ड्रिया न्यूक्लियर की डबल मेम्ब्रेन में पोर होते हैं, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया में पोर नहीं होते। इसमें मैंने ये फाइबर बना दी, ये आगे क्रोमेटिन, ठीक है। अब सेल डिवीजन हुआ, सेल डिवीजन में बेटा जी देखो क्या है, ये वही सेल, यहाँ जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और मेन जो क्रोमेटिन थी, एक और इधर वाला डायग्राम बच्चों है इंटरफेस का, देख करो ये जो अपने पीछे बनाया था। इस डायग्राम में ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये फाइबर क्रोमेटिन, एक बार ये फाइबर है क्रोमेटिन,
ये डायग्राम इंडिकेट करता है कौन सी फेज, इंटरफेज। क्रोमेटिन है तो इंटरफेज, और क्रोमेटिन इंटरफेज में आपको न्यूक्लियस दिखेगा, लेकिन मैंने कहा था डिवीजन में क्यों नहीं दिखता, तो वहां एक लाइन लिखी थी कि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है और वापस कब आती है, टीलोफेज में। ऊपर देखा था टीलोफेज में। तो बच्चों प्रोफेज जब आएगा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो डॉटेड लाइन दिख रही है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो हट गई, बट क्रोमेटिन की जगह कौन आ गया, क्रोमोसोम आ गया। तो एनसीईआरटी में उलझी हुई लाइन दे रखी है कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन एट प्लेस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कौन दिखाई देगा, क्रोमोसोम। हालांकि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की जगह नहीं आता, बट एनसीईआरटी ने क्या कह दिया कि सेल डिवीजन के टाइम जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसकी जगह कौन आ गए, क्रोमोसोम आ गए। हालांकि एक्चुअल में जब आप इसको माइक्रोस्कोप से देखोगे तो बच्चों न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखेगी और क्रोमोसोम नहीं दिखेंगे, यहाँ नहीं दिखेंगे। मैंने इसको माइक्रोस्कोप से देखा तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखेगी, कौन दिखा, क्रोमोसोम। और फिर सुनो बात ये दी है, इस डायग्राम को मैंने माइक्रोस्कोप से देखा तो मुझे ये क्या दिखी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आगे क्या दिखे, तो मैं बता दूंगा कि भाई पूरी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब इंटरफेस है, सेल डिवीजन तो अभी नहीं चालू। फिर बोला कि भाई इस सेल को देखो, इसको मैंने माइक्रोस्कोप से देखा तो मुझे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहीं नहीं दिखी, मेम्ब्रेन नहीं दिखी, इसका मतलब इंटरफेस तो नहीं है, ये है डिवीजन। और उसकी जगह मुझे ये दिखा, क्रोमोसोम दिखा। तो ये लाइन ऐसे आ गई कि ड्यूरिंग सेल डिवीजन जहां न्यूक्लियस था वहां कौन दिख रहा है, क्रोमोसोम दिख रहा है। तो क्रोमोसोम कहाँ आया, एट द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस दिख नहीं रहा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं दिखी, तो हमें क्या पता न्यूक्लियस कहाँ है, लेकिन वहां आपको एक कंडेंस स्ट्रक्चर दिखी, दैट्स कॉल्ड क्रोमोसोम। क्रोमोसोम हमेशा सेल डिवीजन में दिखेगा, न्यूक्लियस हमेशा सेल इंटरफेस। क्लियर? तो दोनों साइड में डायग्राम बना लो। तो यहां मैं लिख देता हूं कि सेल क्या हो रही है, डिवीजन। ये सेल हो गई डिवाइड। तो जब सेल डिवाइड हुई तो दोस्तों ये जो डॉटेड लाइन में है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो मैंने क्या कर दी, डिसअपीयर, उसकी जगह अब क्या आ गया, क्रोमोसोम आ गया। 2 मिनट पढ़ो इन चीजों को, बताता हूँ। बात की दीजिए, बस दिमाग में भूल लीजिए सीक्वेंस। जहां न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो हटी जाएगी ना डिवीजन में, उसकी जगह आपको क्या दिखने लग जाएगा, क्रोमोसोम। डॉटेड का मतलब हट गई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जा चुकी है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है इसका मतलब प्रोकैरियोट सेल तो है नहीं, सेल तो यूकैरियोट है, तो न्यूक्लियस होना चाहिए, मेम्ब्रेन नहीं है मतलब डिवीजन चालू हो चुका है। इसको मैं एक लाइन में ऐसे लिख दूंगा बच्चों, बिल्कुल एक एनसीईआरटी की लाइन लिख रहे हैं अपन। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन के दौरान, ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम अपीयर एट द प्लेस ऑफ न्यूक्लियर। कोशिका विभाजन के दौरान, कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र केंद्रक के स्थान पर दिखाई देते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्रोमोसोम अपीयर्स एट द प्लेस ऑफ न्यूक्लियर। कोशिका विभाजन के दौरान गुणसूत्र केंद्रक के स्थान पर दिखाई देते हैं। अरे जहां पहले कौन दिख रहा था, पूरा न्यूक्लियस, अब वहां कौन दिख रहा है, केवल क्रोमोसोम। तो न्यूक्लियस की जगह कौन आ गया, क्रोमोसोम। और वो इंडिकेशन है किसका, सेल। कोशिका विभाजन के दौरान न्यूक्लियस के स्थान पर कौन दिखेगा, एक बार फिर से इसको लिख लो, वापस डिवाइड करूंगा फिर आगे चलेगा। उसी ऊपर से जो मैंने बनाया G1 SG2 समझते हो वो क्या रहा है, थोड़ा न्यूक्लियस के दिमाग में रख लो बच्चों की, न्यूक्लियस दिख रहा है केवल इंटरफेस। न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कुछ मेम्ब्रेन है तभी तो न्यूक्लियस है उस जगह, वरना तो पूरा साइटोप्लाज्म एक जैसा ही हो गया। अब क्रोमोसोम का आएंगे, बात समझ में आई क्या, तो कमी लग रहा मुझे दूसरे बच्चे देख के, पहले बड़ी। फिर सुनो, देखो मैं न्यूक्लियस और क्रोमोसोम की बात बता। न्यूक्लियस, आपने जब न्यूक्लियस पढ़ा था तो वहां हमने एक लाइन लिखा दी थी कि इंटरफेज में दिखेगा।
अब सेल डिवीजन की स्टेज है ये। सेल डिवीजन तो अभी तक हमने पढ़ा नहीं है, उसकी कुछ बातें हम पहले डिस्कस कर रहे हैं कि डिवीजन में एक तो डिवाइड, जब आपने सेल को तोड़ दिया दो पार्ट में, वो तो डिवीजन है। लेकिन तोड़ने से पहले सेल खुद को प्रिपेयर करती है, डिवीजन से पहले तैयार करेगी, खाना पीना सब सेट करेगी, फिर डिवाइड होगी। तो उस डिवीजन से पहले के टाइम को मैंने इंटरफेज बोला। इंटरफेज में 3 स्टेज आएगी, G1, S, G2। अब इंटरफेज में आपके पास न्यूक्लियस दिखेगा इंटरफेज में, तो न्यूक्लियस की अगर स्टडी करनी हो तो हम आएंगे इंटरफेज पर। इंटरफेज में हमेशा क्रोमेटिन रहता है। आपने न्यूक्लियस पढ़ा था तो क्रोमेटिन ही पढ़ा था, क्रोमोसोम कहीं नहीं लिखा था। उसमें एक डीएनए था, सिंथेसिस में डीएनए डबल हुए क्योंकि डीएनए रेप्लिकेट हो गया। G2 में भी वही डीएनए डबल चला। अब चालू हो गया डिवीजन, डीएनए डबल हो चुका है, अब डिवाइड करवा दो सेल को। डिवाइड करने की पहली स्टेज, तो अब तक जो क्रोमेटिन के धागे थे वो क्या हो गए, कंडेंस हुए, उलझ गए। उन्हीं धागों से अब बनने लगेगा क्रोमोसोम। पहले वो क्रोमेटिड, फिर क्रोमोसोम। प्रोफेज में बनना चालू हो गया, लेकिन प्रोफेज में स्टार्ट हुआ है, किसी को क्लियर नहीं दिखेगा, हमें वेट करना पड़ेगा। मेटाफेज तक आते आते वो दोनों क्रोमेटिड प्रॉपर्ली अलग दिखने लगे, है जुड़े हुए लेकिन अभी क्लियर दिख रहे हैं आपको। ये दोनों आर्म क्या कहलाएगी, क्रोमेटिड कहलाएगी। हर क्रोमेटिड के पास एक डीएनए होगा। तो मेटाफेज में जो क्रोमोसोम आपको दिख रहा है, ये पूरा एक क्रोमोसोम है जिसके पास क्रोमेटिड 2 है। हर क्रोमेटिड के पास एक डीएनए। लेकिन बच्चों जब एनाफेज आएगा तो ये क्रोमेटिड बीच में से डिवाइड हो गए, टूट गए, दोनों अलग अलग हो गए। अलग होती ही अब आप इनको क्या बोल दो, क्रोमोसोम बोल दो। जहां क्रोमोसोम पहले एक था, एनाफेज में 2 हो गया। इस लॉजिक को दिमाग में से समझ लेना कि जब माइटोसिस होता है तो बच्चों 46 क्रोमोसोम जब 2 सेल बनाएगी तो दोनों में ही कितने जाएंगे, 46। कैसे जाएंगे, वो ऐसे जाएंगे, यहाँ एक, यहाँ कितने बन गए, 2 क्रोमोसोम हो गए, 10 डबल हो जाएंगे। और टीलोफेज तक आते आते फिर क्रोमोसोम कन्वर्टिंग टू क्रोमेटिन। तो टीलोफेज के बाद वापस क्या चालू होगी, G1। तो ये लो क्रोमेटिन तैयार है। तो अगर आपको न्यूक्लियस देखना है तो हमें जाना पड़ेगा इंटरफेज में। अगर आपको क्रोमोसोम की स्टडी करनी है तो आपको आना पड़ेगा सेल डिवीजन में। तो ऐसे क्वेश्चन एक बार था कि बॉडी की कहीं से भी एक सेल मैंने निकाली, उसको माइक्रोस्कोप से देखा, उसमें मुझे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दिखी, मतलब वो स्टेज इंटरफेज हो सकती है। अगर मुझे उस सेल में न्यूक्लियस तो कहीं नहीं दिखा लेकिन क्रोमोसोम दिखे कलर्ड, बड़े बड़े कंडेंस स्ट्रक्चर, मतलब सेल में क्या चल रहा है, डिवीजन हो गया। क्रोमोसोम डिवीजन, न्यूक्लियस इंटरफेज। क्लियर। अब आपको ये बता दिया कि क्रोमोसोम बन कैसे रहा है, तो क्रोमेटिन से ही, प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन। तो धागे उलझ गए, क्रोमोसोम सुलझ गए तो फिर से क्रोमेटिन। तो उलझना कंडेंसेशन, खुलना डीकंडेंसेशन, तो क्रोमोसोम से वापस क्रोमेटिन बन गए। अब क्रोमेटिन थोड़े इनडिस्टिंक्ट है, क्लियर नहीं होते, ये डिस्टिंक्ट दिखेंगे। इनकी थिकनेस, कंडेंस हो गए ना तो मोटे हो गए, थिकनेस, ये थ्रेड लाइक होते हैं, पतले होते हैं। ये कब दिख रहा है, ये कब दिखेंगे, सेल डिवीजन। ये डायग्राम देके बता दिया। एक मेरे पास सेल है, जब मुझे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन साफ दिख रही है, मैं बोलूंगा वो कब की है, इंटरफेज की। उसी सेल को जब मैंने डिवीजन के टाइम दिखा तो मेम्ब्रेन क्या हो चुकी है, डिसअपीयर, और उसकी जगह आपको क्या दिखा, क्रोमोसोम। तो एक लाइन आपकी एनसीईआरटी बड़ी प्यारी लाइन लिखी है कि सेल डिवीजन में क्रोमोसोम आएगा किसकी जगह, यहाँ न्यूक्लियस दिख रहा है, यहाँ न्यूक्लियस कौन दिखा, क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम अपीयर एट द प्लेस ऑफ न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। तो विभाजन में अब आपको क्रोमोसोम दिखने लग जाएगा। चलो अब क्रोमोसोम की 2-4 बातें बच्चों करते हैं। ये डिवीजन से कनेक्ट अपन ने उसको कर दिया। नेक्स्ट 1-2 लाइन लिख ली हो क्रोमोसोम के लिए कि क्रोमोसोम की नंबर होगी, बच्चों अपन बात करते हैं। डिफिनाइट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिफिनाइट नंबर ऑफ क्रोमोसोम, डिफिनाइट का मतलब फिक्स, निश्चित। डिफिनाइट नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ए स्पीसीज। किसी जाति में गुणसूत्रों की संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव जाति की बात करूं तो 46, अपने में से किसी में देख लो, सब में 46। डिफिनाइट नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ए स्पीसीज, हिंदी में लिखोगे किसी जाति के, कोई एक जाति, किसी एक जाति में गुणसूत्रों की संख्या फिक्स होती है, निश्चित होती है। और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, मीन्स number of chromosomes means number of chromosomes are species specific. क्रोमोसोम की संख्या स्पेसिफिक
मीन गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र की संख्या जाति विशिष्ट लक्षण होता है, उस जाति का विशिष्ट लक्षण होता है। मतलब हर स्पीसीज में बच्चों क्रोमोसोम की संख्या क्या होगी, स्पेसिफिक होगी। तो डेफिनेट नंबर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन स्पीसीज, हर जाति के पास गुणसूत्र की संख्या डेफिनेट है, फिक्स है। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज स्पीसीज स्पेसिफिक फीचर, गुणसूत्र की संख्या उस जाति के लिए क्या होगा, विशिष्ट लक्षण होगा। हर स्पीसीज के पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम, अरे ह्यूमन की बात करें तो कहीं से भी उठा लो, किसी महाद्वीप का उठा के ले आओ, सबके पास क्रोमोसोम 40, डिप्लॉइड सेल में 46 होंगे। जैसे कुछ एग्जांपल में लिखा दूं जो आपके एनसीईआरटी के हैं, 11th में तो नहीं, 12th एनसीईआरटी में दे रखे हैं, यही मैं लिखा देता हूँ। एक साइड में लिख लो, जैसे नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, नंबर तो क्या, ऑर्गेनिज्म, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, उस जीव का नाम, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक साइड में उसको लिख लो क्रोमोसोम नंबर इन, क्रोमोसोमल नंबर इन मियोसाइट सेल, मियोसाइट डिप्लॉइड सेल होती है, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट। छोटी सी टेबल कुछ 4-5 एग्जांपल मैं बता दूंगा कि नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, क्रोमोसोम नंबर इन मियोसाइट और नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन गैमेट। गैमेट क्या होता है, अरे स्पर्म और ओवम क्या है, गैमेट ही तो है, युग्मक। और गैमेट में क्रोमोसोम हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। और मियोसाइट सेल, बॉडी की सारी सेल मियोसाइट है बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म के अपन नंबर ऑफ, पहला ऑर्गेनिज्म मैंने इधर लिखा अपने से चालू करो, ह्यूमन। तो ह्यूमन में अपनी डिप्लॉइड, मियोसाइट का मतलब बोर्ड पे देखना, साइट लग गया मतलब सेल हुई, ऐसी सेल जिसमें मियोसिस हो सकता हो तो डिप्लॉइड सेल में होगा ना, तभी तो क्रोमोसोम हाफ होंगे। ये कैसी है, डिप्लॉइड। तो 2n में आपके कितने क्रोमोसोम, और जो गैमेट होते हैं लाइक स्पर्म एंड ओवम, अंडाणु शुक्राणु में क्रोमोसोम एन का मतलब हाफ हो गए, तो इनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23। मियोसाइट सेल होती है डिप्लॉइड, इसमें डबल क्रोमोसोम मिलेंगे। अगला एग्जांपल, दूसरा दे रखा है 42, डिप्लॉइड में 42 है और हैप्लॉइड में 20। गैमेट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। बाद हमने लिखा दे रखा है डॉग में 78। कुछ एनसीईआरटी के एग्जांपल पूछ लेते हैं, दे रखा है 12वीं की एनसीईआरटी के पहले चैप्टर में यही है, वहां जाएंगे तो मैं यही बता देता हूँ। 78 हाफ 9। कुत्ते से याद आया बिल्ली, बिल्ली के पास है 38, यहां आ गए 19। बिल्ली से एक बना बटरफ्लाई, ये कैसे बना सकते, ऐसे बना दिया। तितली मन हो गई, तितली में बेटा जी ऐसे बना, बिल्ली में 38 है तो इसका भी 0 लगा बस, 380। उधर हो गए 190। बटरफ्लाई में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 380, उधर हो गए 190। एक आध कुछ प्लांट के एग्जाम्पल में जैसे लिखे वीट, गेहूं बाजरा, वीट में भी 42, यहाँ 21। एक ओनियन का बच्चों दे रखा है, प्याज में 16 और 8। एक मटर चलेगा आपके सिलेबस में, पाइसम, पाइसम सेडाइवम में 14, यहाँ गए 7।
कुछ ऑर्गेनिज्म, प्लांट और एनिमल जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम की जो दे रखे हैं वो याद रखो। इनमें भी कुछ एक जैसे ह्यूमन चलेगा, एक इसका तो याद नहीं, ह्यूमन का याद है। एक तो ये चलेगा, अपने ओनियन दे रखा है, एक मटर आएगा जेनेटिक्स में, मेंडल का वर्क इस पर था। पाइसम मटर बोलते हैं ना, गार्डन पी, ओनियन दे रखा हुआ एक ज्यादा याद नहीं रखे, बता रखे हैं भाई इनको फोकस। ये तो फिर से बच्चों ह्यूमन में हो गया, न्यूक्लियोटाइड सेल में 46, एप्लॉइड में 23। रेट की बात है, रेट चूसे में, गेहूं में देखो इन दोनों में सेम है, डॉग में, केट में, बटरफ्लाई, ओनियन, पाइथन। एक इससे अपने को आइडिया लगता है। पहली चीज बच्चों, हर स्पीशीज के लिए स्पेसिफिक है। अगर सारे ह्यूमन की बात करूं सब में कितने मिलेंगे, सारे चूसों की बात करूं सब में, उस स्पीशीज के लिए स्पेसिफिक है। अब यहां ध्यान रख लेना, बेसिक आइडिया, एलिमेंट्री आइडिया आता है कि जब इस टेबल को देखते हो तो एनिमल सेल में नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्लांट के कंपेयर इन जनरल ज्यादा मिलेंगे। ये जो एनिमल के एग्जांपल है इनमें क्रोमोसोम की संख्या ये प्लांट के कंपेयर थोड़ी ज्यादा होती है। तो एनिमल क्रोमोसोम नंबर में ज्यादा, हाँ साइज में जो प्लांट के क्रोमोसोम है वो ज्यादा होते हैं। तो इस सेल में प्लांट के क्रोमोसोम ज्यादा होंगे, नंबर में एनिमल के ज्यादा, बट साइज में कौन, इसमें मैंने 3 टिक लगा दिए, ह्यूमन के टिक लगा लो, प्याज में, और एक पाइसम टाइप ऑफ मटर में। ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको ध्यान रखनी है। नहीं, एक ट्रेडेंसिया प्लांट है उसमें, और इसमें एक एस्केरिस का एग्जांपल आएगा, तो आगे कुछ पढ़ेंगे वहां देखेंगे। अगला एक लिख लो बच्चों, इसमें क्रोमोसोम प्लांट में, प्लांट क्रोमोसोम में लिखना लार्ज इन साइज, साइज में बड़े, बट लेस इन नंबर कंपेयर टू एनिमल, कंपेयर टू एनिमल क्रोमोसोम। पौधों में जो गुणसूत्र है बच्चों, जंतुओं के गुणसूत्र से संख्या में तो कम लेकिन साइज में बड़े होते हैं। प्लांट क्रोमोसोम लार्ज इन साइज बट लेस इन नंबर कंपेयर टू एनिमल, उसके कंपेयर होता है कंपेयर टू एनिमल क्रोमोसोम। तो नंबर में कम है, साइज में बड़े हैं, इसलिए नंबर में वहां क्या रहेंगे, कम। अब तो याद करो, ह्यूमन की डिप्लॉइड सेल में डीएनए कितना बताया था, कितना बड़ा डीएनए, एक सेल में 2.2 मीटर लंबा डीएनए आपकी एक सेल में होता है। तो अपनी जो ह्यूमन की डिप्लॉइड सेल है बच्चों, देखो क्या कह रहा है, ह्यूमन डिप्लॉइड सेल, सुनना, आपकी बॉडी की कोई भी डिप्लॉइड सेल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा किससे, 2 से। इस डिप्लॉइड सेल में क्रोमोसोम तो आपने बता दिए कितने हैं, 46। इसमें जो डीएनए होगा कि टोटल लेंथ ऑफ डीएनए, तो आंसर आएगा 2.2 मीटर। नीट 2020 का क्वेश्चन, हालांकि ये 12th एनसीईआरटी की मूल बायो से आया था, वहां हम कंसीडर करते हैं। बाकी यहाँ एक लाइन लिखना, ह्यूमन की डिप्लॉइड सेल में मानव की द्विगुणित कोशिका में अगर डीएनए की कुल लंबाई पूछी जाए बच्चों तो आएगी 2.2 मीटर। कहा था मैंने, इतना ठाडा डीएनए उसी बीम की सेल में कैसे आता है, स्ट्रॉन्ग प्रोटीन के चारों तरफ। अब दोनों डीएनए का भी क्या खेल है देखो, ये लाइन आ गई। ह्यूमन डिप्लॉइड सेल में टोटल लेंथ ऑफ डीएनए कितनी, एक सेल में डीएनए की लेंथ 2.2, एक सेल में। अब इसमें ऐसे समझना बच्चों, इस एक सेल में क्रोमोसोम कितने हैं, 46, डीएनए 2.2 मीटर डीएनए एक साथ जुड़ा हुआ नहीं है पूरी सेल में। ये इन सारे 46 क्रोमोसोम में क्या है देखो, हाँ डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको भी माइंड में क्लियर करो। मेरे पास एक सेल है, एक सेल, इस सेल में कितने क्रोमोसोम है, 46, मतलब मैंने इसको लिखा 2 है, 46 क्रोमोसोम है। इस 46 क्रोमोसोम को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, 1 बाई 1 मैंने क्रोमोसोम निकाल दिए, 1 2 3 4 क्रोमोसोम मैंने बाहर निकाले। ये मान लो इसका पहला क्रोमोसोम लिया, ये मान लो दूसरा क्रोमोसोम लिया, ये थर्ड क्रोमोसोम मान लो बच्चों, ऐसे ये लास्ट मान लो मैं 46।
मान लो ये क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट है, ये मैंने मान लिया 40, ठीक है, एक को पूरे को बने क्रोमोसोम के अंदर कौन है? डीएनए। ये जो डीएनए आपका क्रोमोसोम के अंदर है, हर क्रोमोसोम में उसका डीएनए होगा। अब सेल कैसी? डिप्लॉइड। क्रोमोसोम 46, एक एक क्रोमोसोम को मैंने बाहर निकाल दिया, टोटल 46 निकाल दिया मान लो। अब मैंने इस क्रोमोसोम का डीएनए निकाला, ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होगा ना, इसका डीएनए, इसका बेटा जी डीएनए निकाला दूसरे क्रोमोसोम का, तीसरे का मैंने डीएनए निकाल लिया, ये लो। और लास्ट में ऐसे करते करते मैंने कितनों के निकाल लिए? सब 46 से हमने डीएनए बाहर निकाल लिया। इन डीएनए को तो मैं जोड़ूंगा बिल्कुल। 46 क्रोमोसोम के डीएनए जब आपस में जुड़ेंगे, पूरा डीएनए जब फ्यूज हुआ, तब बेटा की लेंथ कितनी आएगी? 2.2 मीटर। एक सेल में 2.2 मीटर लंबा डीएनए एक साथ नहीं होता है कि पूरा आपस में जुड़ा हुआ है, पूरा 2.2 मीटर इन क्रोमोसोम के अंदर होता है। कितने क्रोमोसोम के अंदर? 46। तो मैंने इस सेल में से 46 क्रोमोसोम निकाल लिए। अब हर क्रोमोसोम से मैंने क्या निकाला? डीएनए। सारे डीएनए अलग अलग है, देखो दोस्तों 46 डीएनए मान लो अलग अलग है, इन सबको मैंने जोड़ दिया। मतलब जोड़ोगे तब लेंथ कितनी आएगी? 2.2। इस लाइन का मतलब ये है कि 2.2 मीटर लेंथ का डीएनए एक साथ प्रेजेंट, वो अलग अलग क्रोमोसोम में होगा, लेकिन जब उनको क्रोमोसोम से निकाल के आप जोड़ोगे तब टोटल लेंथ कितनी आएगी? 2.2 मीटर। वो कितने क्रोमोसोम में डिस्ट्रीब्यूट है? अगर ह्यूमन की बात करूं तो 46 में डिस्ट्रीब्यूट है। तो ये लाइन को मैं यहां ऐसे कर दूं कि डिप्लॉइड सेल में टोटल लेंथ ऑफ डीएनए 2.2 मीटर, डिस्ट्रीब्यूटेड कितने में होगा? ये लंबा डीएनए डिस्ट्रीब्यूटेड among the 46 क्रोमोसोम। 2.2 मीटर लंबा डीएनए 46 गुणसूत्रों में वितरित रहता है, एक के साथ ही 46 में अलग अलग होगा। टोटल लेंथ ऑफ डीएनए 2.2 मीटर डिस्ट्रीब्यूटेड among 46 क्रोमोसोम ऑफ सेल। हुई क्या बात? तो मैंने कहा आपकी डिप्लॉइड सेल में कितना डीएनए है? 2.2 मीटर। कैसे है? तो एक सेल के मैंने 46 क्रोमोसोम बाहर निकाले, हर क्रोमोसोम से मैंने क्या निकाल लिया? उसका डीएनए। फिर उस डीएनए को मैंने जब एक साथ जोड़ा बेटा जी, तब उसकी लेंथ टोटल कितनी आई? 2.2 मीटर। एक साथ नहीं होता, हर क्रोमोसोम के अंदर वो डिवाइडेड होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। ये टोटल लेंथ ऑफ क्रोमोसोम, टोटल लेंथ ऑफ डीएनए इन ए डिप्लॉइड, एक डिप्लॉइड होता है। ऐसी साइड बना के समझ लो, आपको क्लियर हो जाए। ये तो आगे क्रोमोसोम, ये हमने उसका क्या निकाल दिया? डीएनए। तो इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा 2.2 मीटर डिस्ट्रीब्यूटेड among the 46 क्रोमोसोम। हर क्रोमोसोम के डीएनए को निकाल के फिर जब जोड़ूंगा तो बेटा जी एक्चुअल लेंथ ये आ जाएगी 2.2। कभी भी बोले ना कि एक न्यूक्लियस में से एक क्रोमोसोम से डीएनए निकाला, वो कभी भी 2.2 मीटर। 46 के डीएनए निकाल के फिर जोड़ो तब एक्चुअल लेंथ कितनी आएगी? 2.2 मीटर। चलिए क्रोमोसोम, अब इसकी लास्ट एक स्ट्रक्चर और टाइप होते हैं वो टाइप हो जाता है।